जो कुर्मी बिरादरी है, जो नीतीश कुमार की बिरादरी है, जी, छोटी है, लेकिन जी, वो निष्ठापूर्वक नीतीश कुमार के साथ है। जी, और जो लवकुश वोट है जी, कुर्मी और कोइरी का वोट है, जो कि यादवों के बाद में दूसरे दबंग पिछड़ी जातियाँ हैं। जी, ये लोग इन लोगों के बीच में भी एक तरह की नाराज़गी है, एक अनमनापन है चिराग पासवान के प्रति। तो जी, चिराग पासवान ने पिछले चुनाव में खुल के नीतीश कुमार को गिराने की कोशिश की थी। उसका जी, नतीजा हम लोग जानते ही हैं। इस चुनाव जी, में भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार नहीं है, खुद अपने मुँह से वो लोग कह चुके हैं मतलब। जी, तो क्या नीतीश का ये वाला जो वोट है, मैं अति पिछड़ों के वोट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो नीतीश कुमार को पसंद करता है इसलिए मिलता है, लेकिन नीतीश कुमार के प्रति कुर्मियों की तरह निष्ठावान नहीं है वो। ये वाला जो वोट है, लवकुश वोट जो है, क्या इसका भाजपा को और चिराग पासवान की तरफ इसके ट्रांसफर में कोई दिक्कतें आएँगी? या ये बहस केवल कार्यकर्ताओं और नेताओं में ही है ऊपर-ऊपर, नीचे ट्रांसफर ठीक से हो रहा है? देखिए, ये 100% ट्रांसफर तो ऐसी चीजें नहीं होती। लेकिन अगर ये 30%, 25%, 35%, 40% भी ट्रांसफर हो रही होंगी या हुँ, ट्रांसेंड हो रही होंगी, तो ये नतीजों में फेरबदल बिल्कुल कर सकती हैं। हुँ, चूंकि कई चुनावों से लगातार एनडीए में बीच में वो एक समय छोड़ दें, जब वो फिर से आ गए थे लालू जी के साथ, नीतीश जी, हुँ, वरना ज्यादातर समय वो काफी समय से बीजेपी के ही आसपास है। हुँ, तो ये जो उनका लवकुश और अन्य वोटर है, जो भी वोटर समूह है, उसको एक थोड़ी सी ऐसी समझ बन गई कि मोदी और नीतीश एक साथ है। ये कदम ताल उनमें है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये पार्टियां जो जाति और इसके आधार पर संगठित होती हैं, उनमें अपने नेता के आदेश के प्रति एक बड़ी अफर्मेटिव भावना होती है। और वो भावना निश्चित तौर पर, अगर ये स्पष्ट आदेश है, तो 30 से 40% तक तो डैमेज बिल्कुल करेगी। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 100% नहीं कर सकती। हुँ, ये मेरा अनुभव है। हुँ। तो आपकी बातचीत से ये लगता है कि जो बिहार का चुनाव है, वो खुला हुआ चुनाव है दोनों सिरों से और उसके अंदर वोट बाहर से ट्रेनों में भर के वोट आ रहे हैं, वो भी पड़ रहे हैं, लेकिन साथ-साथ में जो भी एनडीए के भीतर जो फूट है उसके उससे बहुत सारी चीज़ें कैंसल आउट हो रही होंगी। एक संतुलन बन रहा होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात अ, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है, सारे देश में, मैं बिहार से निकल रहा हूँ मैं, सारे देश में जनाधार है। उसमें सब लोग ये चाहते हैं कि भाजपा फर्जीवाड़ा करके चुनाव जीते। मैं तो मानता हूँ कुछ एक कट्टरपंथी वोटरों को छोड़कर, बाकी वोटर यही चाहता होगा कि भाजपा को चुनाव जीतना चाहिए, लेकिन ईमानदारी से चुनाव लड़ के जीतना चाहिए। ये मानना कि भाजपा को जो 30-31 या प 31 से लेके 37% जो वोट मिलते हैं पूरे देश में, ये सारे के सारे लोग भाजपा द्वारा किए गए फर्जीवाड़े के समर्थक हैं और उससे बहुत गदगदायमान हैं कि भाई अच्छा कर रही है भाजपा। क्योंकि ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ कुछ अपरिभाषित तरीके से फर्जीवाड़ा करने वाले को नुकसान भी पहुँचाती है। इसका पता बाद में चलता है। देखिए, हमारी समस्या एक दूसरी, ये जो भी हमने सामाजिक समझ हमारे पास दुनिया की है, उससे हमारे यहाँ एक थोड़ी विशेष स्थिति है। हमारे यहाँ हज़ारों साल से ऐसा रहा है कि समाज के एक हिस्से में श्रेष्ठता का भाव है, उसे हमने जातियों में निरूपित कर रखा है, और एक दूसरे हिस्से को हमने दास बना रखा था। हमारा प्रोडक्शन सिस्टम इसी तरह से चला, और वो काफ़ी समय तक चलता रहा, तो उस तरह की आप कंडीशनिंग है हमारे दिमागों की। तो एक सवर्ण जाति में पैदा हुए व्यक्ति को औसतन बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जो यहाँ से, जैसे हम आप जैसे अभी होके आए बाहर, जैसे ही आप जहाज में बैठते हैं, बाहर पहुँचते हैं विश्व में कहीं, खासकर पश्चिम में, तो आप इस तरह का व्यवहार नहीं पाते। हमारा स्त्रियों के प्रति व्यवहार, हमारा उनके प्रति व्यवहार, जिन्हें हम मनुष्य की जगह निम्न समझते हैं, उनके प्रति हमने अंगीकार कर ली है बहुत सारी चीज़ें ज्यों की त्यों। उसमें उनके साथ किए गए किसी भी कुटिलता को हम कुटिलता जैसा शब्दों में देखते ही नहीं है उसको। हम उसे बहुत नॉर्मली ले लेते हैं। और ये जो चीज हो रही है, चूंकि हमारे पास ये डाटा है कि भाजपा को वोट देने वालों में 89% और कई बार उससे भी ज्यादा प्रतिशत सवर्ण जातियों का है।
और हम ये भी जानते हैं कि हमारी इन सवर्ण जातियों का हमारे समाज पर कब्जा है, संसाधनों पर, सिस्टम पर उसका चूंकि कब्जा है, इसलिए वो बहुत सारी ऐसी गलत चीजों को बहुत बड़े स्तर पर स्वीकार करा लेने में सफल है। उसका कारक हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ वो पुरानी कंडीशनिंग है, जिसके तहत हम जब दुलार यादव को लिखते हैं तो उसको हम गुंडा बदमाश लिखते हैं, लेकिन अनंत सिंह को जब हम लिखते हैं तो उसको बाहुबली लिखते हैं। हम उसके साथ ट्रीटमेंट भी वैसा ही करते हैं। हम शहाबुद्दीन को हमेशा, जिसकी जो मरे हुए जिसको वर्षों हो गए, हम उसको लगातार शापित बनाए हुए हैं हमारे सोशल मीडिया और सब जगह पर। आज भी उसकी लाश पे हम पूरे जंगल राज की व्याख्या करते हैं। वो आदमी जीवित भी नहीं है, उसके बेटे पर इस तरह का कोई आरोप नहीं है, लेकिन हम उसके बेटे को भी कर्स कर रहे हैं। लेकिन जिस आदमी के घर से AK-47 निकली, जिस पे दर्जनों हत्याओं के आरोप हैं, अपहरण के आरोप हैं, रंगदारी के आरोप हैं, उसी क्षेत्र में कम से कम 7 यादवों की हत्या के आरोप है मोकामा में इन लोगों पर। लेकिन आप देखिए कि पूरा स्पेक्ट्रम उसको किस तरह से सेलिब्रेट करता है। सच्चाई यह है कि बिहार में ज्यादातर अपराधी, जो सारे बड़े अपराधी हैं, वो सवर्ण जातियों से निकले हुए, उनको सोसाइटी ने सेलिब्रेट किया है। लेकिन एक मुसलमान सामने आ गया जब शहाबुद्दीन, तो सारा दोष हमने उस पर डाल दिया, और जो बचा कुचा था वो लालू यादव के सालों पे डाल दिया, और वो दूसरा जो था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संत थे, लेकिन हमारा जो बंटवारा है सोच समझ का, कि हम किसको दोष के कटघरे में खड़ा करते हैं, किसको अपमानित करते हैं, किसको लांछित करते हैं और किसको सेलिब्रेट करते हैं, इसमें हमारी ये जो कंडीशनिंग है ये बहुत असर डालती है। और हमारे सारे न्यूज रूम्स इससे, या हमारी ये पूरी सोच समझ जो है, इससे बहुत बुरी तरह से पीड़ित है। मैं इसको प्रभावित नहीं कहूंगा, ये बहुत बुरी तरह से पीड़ित है। आप सोशल मीडिया के किसी अकाउंट पे चले जाइए, और आप वहां जब लोग अपनी, चूंकि हमारे यहाँ ये छुपता नहीं है, बहुत से लोग इसको कैमोफ्लेज करते हैं जाति को, लेकिन इसके बावजूद ये छुपता नहीं है, वो मैट्रिमोनियल से लेके हर जगह उपलब्ध है। वो जब बोलना शुरू करेंगे आप समझ जाएंगे कि ये किस कम्युनिटी से आ रहे हैं, और आपको बहुत आसान है डाइसेक्ट करना कि ये निश्चित तौर पर इस कम्युनिटी से आ रहे हैं, इसलिए ये इनका आचरण होगा, ये रिजर्वेशन के विरोधी कर मिलेंगे, उसके विरोध में सारे कुतर्क इनके पास होंगे, ये किसी मुस्लिम या ओबीसी या दलित अपराधी को टारगेट करेंगे जब भी आर्गुमेंट में आएंगे, स्त्रियों के प्रति इनकी भावना आधुनिक नहीं होगी, वो तमाम तरह के सामंती उन सब से प्रभावित मिलेगी हमें। बहुत मुश्किल नहीं है, इन सब के कुछ मतलब उन कंडीशनिंग के लक्षण स्पष्ट होते हैं और आप उनको उसी तरह से पाते हैं। अच्छा, एक एक चीज़, आखिरी प्रश्न है, आखिरी प्रश्न की तरफ मैं जा रहा हूँ। जी। जो राहुल गांधी ने जो पर्दाफाश किया, पहली जी। नज़र में मैं बिल्कुल मुझे ये पक्का यकीन सा लगता है कि वो उनके तथ्य मजबूत हैं और वो जो बात कह रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। मैंने कम से कम एक पत्रकार के तौर पर, एक राजनीतिक समीक्षक के तौर पर अपने जीवन में इतनी चिंताजनक बात भारतीय लोकतंत्र के बारे में कभी नहीं सुनी, जो मैंने उस दिन तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनी थी। तो नीतीश कुमार भी तो वो बात सुन रहे होंगे, चंद्रबाबू नायडू भी तो वो बात सुन रहे होंगे। राहुल गांधी ने कहा सुप्रीम कोर्ट भी सुन रहा है मेरी बात। सुप्रीम कोर्ट ने मेरी तीनों, मैंने छुप के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थोड़ी ना की हैं। तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हैं। अच्छा, तो कोई भी, चाहे वो संवैधानिक पद हो, चाहे भले ही वो एनडीए में हो, लेकिन जिनका एक समाजवादी इतिहास है, एक लोकतांत्रिक इतिहास भी है, क्षेत्रीय ताकत है चंद्रबाबू नायडू बहुत बड़ी, कांग्रेस के वर्चस्व को चुनौती देकर उन लोगों ने अपने आप को, कम्माओं की पार्टी तेलुगु देशम ने अपने आप को स्थापित किया है। और नीतीश कुमार को कुछ भी कहिए, आज भी वो इतने दिनों से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो खुद, उनके मुँह से कभी मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं निकलता है। वो ध्रुवीकरण की राजनीति में स्वयं कभी भाग नहीं लेते हैं। भले ही भाजपा भाग लेती रहे, लेकिन उससे थोड़ा परहेज भी करते हैं, ये भी एक बात सही है। इसके बावजूद क्या ये लोग देख नहीं रहे हैं कि भाजपा बिल्कुल इस तरह डिजिटल टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाकर वोटों को लूट रही है और पूरे पूरे प्रदेश के वोट को लूट रही है। जब वो हरियाणा में कांग्रेस उसके निशाने पे थी, है? लेकिन कभी कोई क्षेत्रीय शक्ति भी निशाने पे होगी। भाई, राहुल गांधी ने एक और क्लिप दिखाया था, केवल नायब सिंह सैनी का क्लिप नहीं दिखाया। राहुल गांधी ने केरल में भाजपा के एक वाइस प्रेसिडेंट का भी क्लिप दिखाया, जो मलयालम में कह रहा था कि मैं जम्मू कश्मीर से वोटर ले आऊंगा जीतने के लिए।
तो ऐसा दिन आने वाला है कि दक्षिण भारत में भी भाजपा चुनाव जीतेगी, तमिलनाडु में डीएमके को हरा देगी भाजपा, केरल में भाजपा चुनाव जीतेगी। केरल में वो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस के नेतृत्व वाले दोनों डेमोक्रेटिक फ्रंट को हरा देगी, क्योंकि उसके पास वोटर हैं जो सारी दुनिया से हिंदुस्तान से आके उसके पक्ष में वोट डालेंगे, और चुनाव आयोग उनको वोट डालने की सुविधाएं प्रदान करेगा। एक फर्जीवाड़ा होगा बड़े पैमाने पर, लोग देखते रह जाएंगे और वो लोग दक्षिण भारत में भी चुनाव जीत जाएंगे। तो ये जो स्थिति है, ये सब लोग देख रहे होंगे इस बात को। इनके मन में क्या चल रहा होगा? क्या ये कभी आएंगे इस लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे? देखिए, एक लंबे समय से हम लोगों ने जो वैचारिक आधार पर संगठन या वैचारिक आधार पर राजनीति जो थी हमारी, जो आज़ादी की लड़ाई में भी थी, आज़ादी की लड़ाई के बहुत कई दशकों तक उसका प्रभाव रहा। लेकिन फिर वो धुंधला पड़ने लगा, और जो आर्थिक संरचना समाज की होती है, आप तो इसके विद्वान हैं, चीज़ों को अल्टीमेटली वो प्रभावित करती है, और उसने प्रभाव डालते-डालते हमारे यहाँ ये कंडीशंस कर दी कि विचार की जगह व्यक्ति ने ले ली। अब जो भी हमारे सामने नायक, खलनायक हैं, जिनमें से कुछ का आपने नाम लिया, ये अब किसी विचार के आग्रह में नहीं है। जो इनके पहले इनके पीछे वो सब चीजें थी, वो बहुत पीछे छूट गई हैं। अब ये व्यक्ति है, ये निज है, और व्यक्ति जब सामने आ जाता है विचार के, तो वो फिर हम जॉर्ज फर्नांडीज के रूप में उसे देखते हैं कि जिसने गुजरात नरसंहार के बाद मोदी जी की रक्षा के लिए पूरी कोशिश की थी। आप और हम कभी सोच सकते हैं कि इतना बड़ा सोशलिस्ट लीडर, इतने जमाने तक रहा हुआ व्यक्ति, वो गुजरात नरसंहार में उसके खलनायक की रक्षा के लिए अपनी पूरी अस्मिता कर, इन लोगों से आप जो है, इन लोगों से कोई उम्मीद कैसे की सकती? अब ये व्यक्ति है, ये कोई विचार नहीं है, ये अपने निज फायदे नुकसान के अनुसार वहां पर है जहां पर है, और इनका असल में निज फायदा इनको लगता है। जो तिकड़म है, ये तिकड़म जी। जो केवल सत्ता के लिए ही राजनीति कर रहे हैं, अगर हम ये मान लें कि सब लोग केवल सत्ता के लिए राजनीति कर रहे हैं, बाकी और कुछ रह नहीं गया, मोटे तौर पे सही भी है बात आपकी, तो ये वोट लूटने की तिकड़म तो इन लोगों के खिलाफ भी इस्तेमाल होगी ना। उन्हें आज लगता है कि वो इसमें उनके साथ हैं, जो वोट लूट रहे हैं वो हमारे लिए भी लूट के हमको दे देंगे। आपको याद ही होगा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री को भी बहुत समय तक ऐसा लगा, जब तक वो हुँ, शहीद नहीं हो गए। तो ये भी अपनी अपनी शहादत के लिए इन्होंने दस्तखत कर दिए हैं, हुँ। और भविष्य इनको उस शहादत के साथ दर्ज करेगा। हो सकता है हम आप इसको देख सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने बहुत अच्छी चर्चा की। बिहार की चुनाव पर भी चर्चा हुई और लोकतंत्र की जो स्थिति है, उसके ऊपर हम लोगों ने व्यापक चर्चा भी की। इन विषयों पर हम लोग जैसे-जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ेगा, तो हम लोग फिर से एक नई नज़र डालेंगे। मैं आपको फिर से नई परख के मंच पे आमंत्रित करूँगा, और मुझे उम्मीद है कि आप अपने कीमती वक़्त में से कुछ समय हमारे लिए भी निकालेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद शीतल जी। धन्यवाद कि आपने इस लायक समझा। जी। नमस्कार। अरे नहीं, क्या बात कर रहे हैं। ठीक सर।